छोटी चीज मैं आपको यहां पर बताऊंगा, शुरू से लेकर और हार्वेस्टिंग तक कौन कौन से स्टेप लेने हैं आपको, तभी आपको टमाटर की फसल से तगड़ा उत्पादन मिलेगा। इसलिए सबसे पहले हम बात करेंगे टमाटर की नर्सरी के बारे में। अगर आपकी टमाटर की नर्सरी हेल्दी होगी, स्वस्थ होगी, हर एक प्लांट अगर आपका स्वस्थ होगा, तभी आपको टमाटर की फसल से अच्छा उत्पादन मिलेगा, तभी टमाटर की अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि अगर आपकी भाई नर्सरी कमजोर है, नर्सरी वीक हो गई, या फिर अगर आपकी नर्सरी के प्लांट खराब हो गए, या फिर अगर वीक प्लांट का अगर आपने ट्रांसप्लांट कर दिया, ठीक तरह से अगर आपने नर्सरी मैनेजमेंट नहीं किया है, तो आपको टमाटर की फसल में ना तो ग्रोथ अच्छी देखने को मिलेगी और ना ही उत्पादन अच्छा मिलेगा और ना ही समय पर उत्पादन मिलेगा। टमाटर का उत्पादन भी आपको काफी देरी से मिलता है अगर आपकी टमाटर की नर्सरी कमजोर है। शुरुआत नर्सरी से करेंगे, क्योंकि आपकी नींव जो है, टमाटर की फसल की नींव जो है वो नर्सरी होती है। नर्सरी अगर आपकी अच्छी है, नर्सरी का मैनेजमेंट अगर आपका अच्छा है, तो उत्पादन भी आपका काफी शानदार होगा। तो नर्सरी तैयार करने के लिए आप दो तरीके से नर्सरी तैयार कर सकते हैं। एक तो आप प्लास्टिक प्रो ट्रे में नर्सरी तैयार कर सकते हैं, या जो किसान भाई जमीन पे इसकी नर्सरी तैयार करना चाहें तो बेड बनाकर भी आप इसकी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। अगर प्लास्टिक प्रो ट्रे में अगर आप नर्सरी तैयार नहीं करना चाहते तो आप बेड बनाकर भी इसकी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। लेकिन भाई क्यारियां बनाकर पुरानी और परंपरागत तरीके से आपको इसकी नर्सरी तैयार नहीं करनी है, क्योंकि ना ही तो प्लांट का विकास हो पाता है, ना ही जड़ों का विकास ठीक से नहीं हो पाता है, और आपके टमाटर की फसल में अनगिनत फंगस जनित रोग आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि टमाटर की फसल में जल भराव जैसी समस्याएं काफी ज्यादा देखी जाती हैं। और उसके बाद में आपकी टमाटर की फसल में जड़ गलन और कोलर रोड जैसी बीमारियां काफी ज्यादा देखने को मिलती हैं, और उसके बाद में ठीक तरह से आप उसको कंट्रोल भी नहीं कर पाते हैं, और अगर कंट्रोल भी करते हैं तो उसके बाद में आपके काफ़ी ज़्यादा प्लांट खराब हो जाते हैं, वीक रह जाते हैं, और प्लांटेशन के बाद में आखिर तक, लास्ट तक, जब तक आपको हार्वेस्टिंग मिलती है तब तक वो प्लांट वीक ही रहते हैं। इसके चलते आपका उत्पादन काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाता है। इसलिए आप या तो प्लास्टिक प्रो ट्रे में इसकी नर्सरी तैयार करें, या फिर आप बेड बनाकर इसकी नर्सरी तैयार करें। तो अगर आप प्लास्टिक प्रो ट्रे में नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी प्लास्टिक प्रो ट्रे की, इसी के साथ में वर्मी कंपोस्ट खाद की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, और दूसरी आपको इसमें कोकोपीट यानी कि नारियल की जो खाद होती है उसकी जरूरत पड़ेगी। इसके लिए आपको जो नारियल की खाद और वर्मी कंपोस्ट खाद जो लेनी है वो 10 और 15 के रेशियो में लेनी है, यानी कि जहां पर 10 केजी आप वर्मी कंपोस्ट खाद ले रहे हैं, वहीं पर 15 केजी आपको जो कोकोपीट यानी नारियल की खाद होती है वो लेनी है। और इन दोनों खादों के साथ में आपको मिश्रण तैयार करते समय एक फंगीसाइड जो है वो जरूर ऐड कर लेना है। इसके लिए आप यूपीएल का जो साफ फंगीसाइड आता है वो ले सकते हैं, जिसमें कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब होता है 12 और 63% में। ये फंगीसाइड आपको लेना है। इन दोनों खादों के साथ में फंगीसाइड का मिश्रण तैयार करके दोनों खादों के मिश्रण को प्लास्टिक प्रो ट्रे में भर के और एक एक बीज का आपको इसमें सीड सोविंग करनी है। और उसके बाद में सीड सोविंग कंप्लीट होने के बाद में सभी प्लास्टिक प्रो ट्रे को आपको ऐसे स्थान पे रखना है जहां पे दोपहर की तेज धूप सीधी नहीं आ रही हो, यानी सुबह शाम चाहे धूप लग जाए, लेकिन दोपहर को ज्यादा देर तक धूप नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि प्लांट छोटे होने की वजह से और टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से आपके प्लांट खराब हो सकते हैं। और आपको शेडनेट तैयार अगर आप इसके लिए कर रहे हैं तो शेडनेट भी आपको इस तरह से तैयार नहीं करना है कि ना तो उसमें धूप लगे और ना उसमें हवा पास हो रही हो। अगर ऐसा होगा तो आपकी टमाटर की फसल में काफी ज्यादा रोग भी आ सकते हैं, काफी ज्यादा बीमारियां भी आ सकती हैं। लगभग 3-4 घंटे उसमें धूप भी लगनी चाहिए, चाहे वो सुबह लगे चाहे वो शाम को लगे, और हवा बराबर पास होती रहनी चाहिए ताकि बीमारियां आपको कम से कम देखने को मिले। इस तरीके से तो आप प्लास्टिक प्रो ट्रे में नर्सरी तैयार कर सकते हैं। और उसके बाद में जो किसान भाई प्लास्टिक प्रो ट्रे में इसकी नर्सरी तैयार नहीं करना चाहते, बेड बनाकर अगर नर्सरी तैयार कर रहे हैं, तो ये भी अच्छा तरीका है, शानदार तरीका है। इसमें भी अगर आप काफी सही तरीके से अगर नर्सरी तैयार करते हैं तो इसमें भी आपके जो प्लांट है वो काफी हेल्दी और स्वस्थ रहेंगे, प्लांटेशन भी आपका काफी अच्छा जाएगा। तो यहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले एक बेड तैयार करना है 15 बाई 3 का, जिसकी चौड़ाई मतलब 3 फीट हो और लंबाई 15 फीट तक हो। लंबाई आप कम या ज्यादा रख सकते हैं, लेकिन चौड़ाई 3 फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 3 फीट से ज्यादा अगर चौड़ाई बेड की ज्यादा होगी तो आपको अपनी नर्सरी में रख रखाव करते समय, खरपतवार वगैरह निकालते समय
समय काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो चौड़ाई मतलब आप केवल 3 फीट तक ही रखें, लंबाई आप अपने हिसाब से कितनी भी रख सकते हैं। इस तरह का आपको एक बेड तैयार करना है। बेड की ऊंचाई लगभग बारिश के दिनों में यानी कि जून और जुलाई माह में आप टमाटर की नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो ऊंचाई जो है कम से कम 1 से 1.5 फीट की कम से कम होनी चाहिए, 1 फीट से कम नहीं होनी चाहिए, इतनी इसकी ऊंचाई होनी चाहिए। और उसके बाद में 2 से 3 परात सड़ी हुई गोबर की खाद के आप डालें या फिर आप वर्मी कंपोस्ट खाद भी डाल सकते हैं, 1 से 2 परात। अगर सड़ी हुई गोबर की खाद डाल रहे हैं तो 3 परात मैक्सिमम है, इतनी ही मात्रा में आपको गोबर की खाद डालनी है। और इसी के साथ में 2 से 2.5 kg आप जो है डीएपी डाल सकते हैं। ये खाद उर्वरक आपको बेड पूरी तरह से तैयार होने के बाद में पूरी तरह से समतल, अगर आपको बेड हो गया है उसके बाद में डालने हैं। बेड को पूरी तरह से समतल कर लेना है, कहीं भी बेड के अंदर या ऊपरी सतह पर झील वगैरह नहीं होनी चाहिए, पूरी तरह से समतल होना चाहिए ताकि अगर आप जब भी सिंचाई कर रहे हैं तो ज़्यादा देर तक पानी का जो ठहराव है वो आपके बेड पर नहीं होना चाहिए। या फिर बेड को आप दोनों तरफ से ऐसे ढलान नुमा बना लीजिए ताकि जब भी आप सिंचाई करें या बारिश वगैरह हो तो बेड के ऊपर पानी ज़्यादा देर तक जो है पानी का ठहराव नहीं होना चाहिए। अगर पानी का ठहराव कम से कम होगा या नहीं होगा तो आपकी फसल स्वस्थ रहेगी और हेल्दी रहेगी। इस तरीके से आपको बेड तैयार करके और ऊपरी सतह पर खाद उर्वरक जो मैंने आपको बताए हैं वो डाल के और हाथ से इन खादों को मिक्स कर देना है। ज्यादा गहराई में ये खाद उर्वरक नहीं जाने चाहिए जो डीएपी वगैरह मैंने आपको बताई है। इसी के साथ में 50 ग्राम रिजेंट जो है आप मिट्टी में मिक्स करके वो भी उस बेड के ऊपर डाल देना है। मिट्टी को भुरकाव विधि से पूरे बेड के अंदर वो मिट्टी आ जानी चाहिए, इस तरीके से वो डाल देना है। और इसी के साथ में जो वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद आप ले रहे हैं उसके अंदर कार्बनडाजिम 50% वाला फंगीसाइड भी आपको जरूर ऐड कर लेना है, जिसकी खुराक आप 20 से 30 ग्राम प्रति बेड के हिसाब से ले सकते हैं। और रिजेंट की जो खुराक है वो 50 ml प्रति बेड के हिसाब से आपको बताई है। इस हिसाब से ये खाद उर्वरक जो फंगीसाइड और जो इंसेक्टिसाइड बताए हैं वो मिक्स करके आप अपने जो है बेड के ऊपर डालें। उसके बाद में झीरियां बनाकर आप बेच डालें। और उसके बाद में दोस्तों झारे की सहायता से आपको हल्की हल्की सिंचाइयां करते रहना है। टमाटर के बीजों का जमाव होने के बाद में यानी कि जर्मिनेशन होने के 3 या 4 दिन बाद में आपको एक फंगीसाइड का स्प्रे भी जरूर निकाल देना है। इस फंगीसाइड में आप ले सकते हैं कार्बनडाजिम 50%, इसका आपको एक स्प्रे निकाल देना है। ये स्प्रे आपको प्रिवेंटिव में ही निकाल देना है क्योंकि बरसात के दिनों में फंगस वगैरह के अटैक नर्सरी में एक बार हो जाता है तो लगभग 4-5 घंटे में पूरी नर्सरी आपकी तबाह हो जाती है। इसलिए प्रिवेंटिव में ही आप कार्बनडाजिम 50% का एक स्प्रे निकालें। और उसके बाद में जब आपकी नर्सरी 8 से 10 दिन की हो जाए तब आपको एक फंगीसाइड का दूसरा स्प्रे निकाल देना है। यहां पर आपको लेना है कासुगाइमासिन 3% और इसी के साथ में लेना है कार्बनडाजिम 50%। ये दोनों फंगीसाइड एक साथ मिक्स करके आपको इसका स्प्रे निकाल देना है। कार्बनडाजिम 50% की जो खुराक है वो आपको रखनी है 30 ग्राम प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से। और जो कासुगाइमासिन है उसकी खुराक आपको रखनी है 25 ml प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से। ये स्प्रे आपको जब आपकी नर्सरी 8 से 10 दिन की हो जाए उस समय पे निकालना है। और उसके बाद में जब आपकी नर्सरी 20 दिन की अवस्था में आ जाए और आपको ऐसा लगे कि 8-10 दिन बाद में आपको प्लांटेशन करना है तब आपको आखिरी स्प्रे जरूर निकाल देना है। अगर आपकी टमाटर की नर्सरी हेल्दी और स्वस्थ आपको दिख रही है उसके बाद भी ये स्प्रे आपको जरूर निकालना है ताकि प्लांटेशन के बाद में लगभग 15 से 20 दिन तक आपको किसी भी तरह के इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड का इस्तेमाल ना करना पड़े। तो इसके लिए जब आपकी टमाटर की फसल 20 दिन की अवस्था के आसपास आ जाए उस समय पे आपको यहां पर जो फंगीसाइड लेना है वो लेना है कार्बनडाजिम 50% और इसी के साथ में कासुगाइमासिन जो मैंने आपको बताया है वो भी साथ में ऐड कर लेना है। और यहां पर एक इंसेक्टिसाइड जो है वो आपको जरूर इस्तेमाल करना है। इसके लिए आप एमिडाक्लोप्रिड 17.5% में जो आता है वो लेना है। और इसकी जो खुराक आपको रखनी है वो रखनी है 10 ml प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से। कार्बनडाजिम की जो खुराक है वो आपको 40 ग्राम प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से रखनी है। और कासुगाइमासिन की जो खुराक है वो आपको 25 ml प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से रखनी है। तीनों फंगीसाइड जो और जो इंसेक्टिसाइड बताए हैं उनका स्प्रे आप एक साथ ही निकाल सकते हैं। ये स्प्रे निकालने के 7 या 8 दिन बाद में आप अपनी नर्सरी का जो है प्लांटेशन कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि अगर आपकी नर्सरी में फंगस का अटैक हो जाता है उस समय पे आपको क्या करना है, यानी कि जड़ गलन या कॉलर रोट वगैरह की समस्या आ जाती है, खराब होकर नर्सरी जमीन पे गिरने लगती है, उस अवस्था में आपको क्या करना है। तो वहां पर आप काम में ले सकते हैं कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% में आता है
वो फंगिसाइड आप ले सकते हैं। इसकी जो खुराक है वो 40 ग्राम प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से रखनी है। अगर बीमारी आ जाती है तभी आपको कॉपर काम में लेना है, अदरवाइज बताए गए फंगिसाइड ही आपको काम में लेने हैं। और इसी के साथ में आपको काम में लेना है कासुगाइमासिन, जो कि 25 ml प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से जाएगा। अगर आपको ऐसा लगे कि आपकी नर्सरी में जड़ गलने या कोल्ड रोड जैसी समस्याएं दिख रही हैं, अगर एक दो प्लांट में दिखनी शुरू हो गई हैं, तो फटाफट उस प्लांट को तो यानी कि रोग से ग्रसित जो प्लांट है उसको तो क्यारी से बाहर निकालें और तुरंत आप ये स्प्रे निकालें। 3 दिन में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आगे ये जो रोग है आगे नहीं फैलेगा, तुरंत कंट्रोल जो है फंगस का वो इसका कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की वजह से हो जाएगा और आपकी नर्सरी फिर से हेल्दी और स्वस्थ हो जाएगी। दोस्तों अब बात करेंगे टमाटर की टॉप 5 उन वैरायटियों के बारे में जिनकी खेती आप बारिश के दिनों में भी कर सकते हैं और गर्मियों में भी इनकी खेती कर सकते हैं। 12 महीने में कभी भी आप टमाटर का इनका जो है नर्सरी तैयार कर सकते हैं, लेकिन टमाटर की खेती करने का सही समय है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल मैं आपको टमाटर की टॉप 5 उन वैरायटियों के बारे में बता देता हूं जो सबसे बेस्ट वैरायटियां हैं। फल की गुणवत्ता भी काफ़ी अच्छी है और उत्पादन भी इन सभी वैरायटियों से आपको काफ़ी शानदार मिल जाएगा। और अगर तारबांस की बंधाई करके अगर आप इनको ऊपर चढ़ाना चाहें तब भी ये काफ़ी अच्छी वैरायटियां हैं। हर वैरायटी के प्लांट की हाइट जो है 5 से 6 फीट तक आराम से चली जाएगी। तो अगर आप तारबांस बंधाई के द्वारा इनकी खेती करना चाहें तब भी ये वैरायटियां काफ़ी अच्छी हैं और मार्केट वैल्यू इन सभी वैरायटियों की काफ़ी शानदार मिलेगी। तो नंबर 5 पर है सिजेंटा कंपनी की हिमशिखर वैरायटी है। इस वैरायटी का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। काफ़ी शानदार और काफ़ी अच्छी वैरायटियां हैं। जो 5 वैरायटियां मैं आपको बता रहा हूं, इन 5 वैरायटियों में से जो भी वैरायटी आपको मिल जाए उस वैरायटी को आप सिलेक्शन कर सकते हैं। और उसके बाद में आपको एक ऐसी वैरायटी के बारे में भी बताऊंगा, अगर आपको वो वैरायटी मिल जाती है तो वो वैरायटी सबसे अच्छी है उत्पादन के मामले में भी और फल की गुणवत्ता के मामले में भी। तो आप या तो सिजेंटा की हिमशिखर जो वैरायटी आती है इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। और नंबर 4 पर आप सिजेंटा की ही हिमसोना वैरायटी आती है, इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। यह भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है। 70 से 75 दिन में तैयार हो जाती है। फल की वैल्यू भी काफ़ी अच्छी है, इस वजह से मार्केट वैल्यू भी आपको इसकी अच्छी मिल जाएगी। इन दोनों वैरायटियों को आप सिलेक्शन कर सकते हैं। नंबर 3 पर क्लाउज की ऋषिका वैरायटी है, इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। यह भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है। ये अंडाकार जो वैरायटी आती है वो वैरायटी है और इसके फल का जो वजन है वो 90 से लेकर 100 ग्राम तक इसके फल का आपको वजन मिल जाएगा। और प्लांट की हाइट भी काफ़ी अच्छी है। बीमारियों से लड़ने के लिए काफ़ी सहनशील वैरायटी है। लीफ कर्ल वायरस के प्रति काफ़ी ज़्यादा सहनशील है, तो आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। 70 से 75 दिन में ये वैरायटी भी आपको उत्पादन देना शुरू कर देगी। नंबर 2 पर है सेमिनस की अंसल वैरायटी। ये वैरायटी भी काफ़ी अच्छी है। इसका फल भी अंडाकार आकृति में आएगा और फल का जो वजन है इसका भी 90 से लेकर 100 ग्राम तक आपको मिल जाएगा। परिवहन के मामले में काफ़ी अच्छी वैरायटी है। लंबी दूरी तक अगर आपको परिवहन करना है तो इस वैरायटी का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। फल की मार्केट वैल्यू काफ़ी शानदार मिलेगी और उत्पादन भी इससे आपको काफ़ी शानदार मिल जाएगा। अब नंबर 1 पर जो वैरायटी है वो आपको थोड़ी सी देसी टाइप ज़रूर मिलेगी, लेकिन उत्पादन के मामले में सबसे ज़्यादा आगे है ये वैरायटी और फल की वैल्यू भी आपको काफ़ी शानदार मिल जाएगी। थोड़ा सा इसमें जो है देसी का टच ज़रूर आता है, बाकी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। तो इस वैरायटी का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। सेमिनस की अभिलाष वैरायटी जो है काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है। नंबर 1 पर मैंने इसीलिए रखा है, अगर आपकी मंडियों में इस तरह के फल की मार्केट वैल्यू अच्छी है, डिमांड अगर अच्छी रहती है, क्योंकि देसी टाइप आता है, ये गोल टमाटर जो होता है वो देसी टाइप का जो टमाटर होता है वैसा आपको इसका फल मिलेगा। फल का वजन इसका भी आपको 90 से लेकर 100 ग्राम तक मिल जाएगा। हार्वेस्टिंग आपको जो है इसकी जो है थोड़ी सी लेट मिलती है, 75 से 80 दिन तक पहली हार्वेस्टिंग में इसमें समय लग जाता है, लेकिन उत्पादन के मामले में काफ़ी शानदार वैरायटी है। इस वैरायटी का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। ज़्यादातर किसान भाई जो टमाटर की अगेती खेती करते हैं, ज़्यादातर किसान भाई इसी वैरायटी का सिलेक्शन करते हैं, तो आप भी इस वैरायटी का सिलेक्शन करके एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों टमाटर की फसल के लिए उपयुक्त भूमि और क्लाइमेट कंडीशन, यानी कि जलवायु किस तरह का होना चाहिए, ज़मीन आपकी किस तरह की होनी चाहिए अच्छा उत्पादन लेने के लिए। देखिए टमाटर की फसल के लिए सबसे
उपयुक्त जो होती है वो काली दोमट मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी और रेतीली दोमट मिट्टी टमाटर की फसल के लिए सर्वश्रेष्ठ होती है। बाकी टमाटर की खेती जो है हल्की भूमि में भी आराम से की जा सकती है, यानी कि हल्की भूमि में भी टमाटर की खेती आप कर सकते हैं, लेकिन दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ होती है, जिसकी पीएच मान जो है 6.5 से लेकर और 7.5 के बीच में होना चाहिए। ऐसी भूमि का आपको चुनाव करना चाहिए। उचित जल निकास वाली भूमि का होना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जल भराव जैसी समस्याएं भूमि में नहीं होनी चाहिए। इस तरह की भूमि का आपको चुनाव करना है। बात करें अगर क्लाइमेट कंडीशन की और उचित तापमान की, तो मिनिमम जो टेम्परेचर है टमाटर की फसल के लिए वो 15 डिग्री से कम नहीं होने चाहिए और मैक्सिमम जो टेम्परेचर है वो 38-39 डिग्री के आसपास रहने चाहिए। 40 डिग्री से ऊपर अगर टेम्परेचर चले जाते हैं तो वहां पर प्लांट की ग्रोथ में भी कमी देखने को मिलेगी और फल और फ्रूटिंग में भी आपको कमी देखने को मिलेगी। फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या आपको ज्यादा देखने को मिल सकती है अगर 38-39 से टेम्परेचर ऊपर चले जाते हैं तो इसका जो उचित तापमान है वो 15 डिग्री से लेकर और 37-38-39 डिग्री के आसपास होगा, तो आपको टमाटर की फसल में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, अच्छी फल फ्रूट देखने को मिलेगी और उत्पादन भी आपको काफी शानदार मिलेगा। अब बात करेंगे दोस्तों टमाटर की खेती का उचित समय कौन सा है, यानी कि कौन से समय पे आपको टमाटर का प्लांटेशन करना चाहिए। तो देखिए, वैसे तो आप टमाटर की खेती 12 महीने में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप टमाटर का प्लांटेशन ऐसे समय पे कर रहे हैं जिस समय पर टेम्परेचर 37-38 डिग्री से ऊपर है या 37-38 डिग्री के आसपास चल रहे हैं, उस समय पर अगर आप इसका प्लांटेशन करेंगे तो ज़्यादा तेज़ गर्मी में इसके प्लांटेशन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। तो ज़्यादा टेम्परेचर के समय अगर इसको हम प्लांटेशन करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा प्लांट हमारे ख़राब हो जाते हैं। इस वजह से इसके प्लांटेशन का जो सही समय है वो है फरवरी का आखिरी सप्ताह तक आप इसका प्लांटेशन कर सकते हैं, यानी कि जनवरी फरवरी के आखिरी सप्ताह तक आप इसका प्लांटेशन कर सकते हैं। बाकी अगर क्लाइमेट ठीक है, टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है, तो आप मार्च माह में भी इसका प्लांटेशन कर सकते हैं, लेकिन मार्च के मुकाबले अगर आप फरवरी में इसका प्लांटेशन करेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा, उसके रिजल्ट आपको ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि टेम्परेचर मार्च माह के आखिरी सप्ताह तक काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। मार्च के मध्य तक ही टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। इस वजह से ज़्यादा टेम्परेचर में इसका प्लांटेशन जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं और उसके बाद में जुलाई माह से लेकर और अगस्त माह इसकी खेती के लिए सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, यानी कि जुलाई में भी आप इसका प्लांटेशन कर सकते हैं और उसके बाद में अगस्त माह तक कभी भी आप इसका प्लांटेशन कर सकते हैं। जुलाई के मुकाबले अगस्त माह इसके प्लांटेशन के लिए सर्वश्रेष्ठ है, तो जुलाई और अगस्त माह में आप इसका प्लांटेशन कर सकते हैं और उसके बाद में दीपावली के आसपास, यानी कि सर्दियों के लिए या गर्मियों के लिए आप इसकी खेती कर रहे हैं तो अक्टूबर और नवंबर और दिसंबर माह में कभी भी आप इसका प्लांटेशन कर सकते हैं। लेकिन उस समय अगर आप प्लांटेशन करेंगे तो आपको क्रॉप कवर का सहारा लेना पड़ेगा। क्रॉप कवर से आपको उनको कवर रखना पड़ेगा, भी आपको मार्च तक इसका उत्पादन जो है वो मिलना शुरू होता है।